चलो स्टार्ट करें। चलो हम लोग का चैप्टर चल रहा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पहला क्लास में हम लोग बहुत सारा टर्म्स डिस्कस किए थे। जैसे कि वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या था, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, ब्रिज फाइनेंस, प्री शिपमेंट फाइनेंस, पैकिंग क्रेडिट, सीड कैपिटल असिस्टेंस। इसके अलावा हम लोग डिस्कस किए थे कुछ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जैसे कि ट्रेड क्रेडिट था, बैंक ओवरड्राफ्ट था, अक्रूड एक्सपेंस था, कमर्शियल पेपर था, ये सब कुछ। इसके अलावा हम लोग डिस्कस किए थे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो था लीजिंग का। लीजिंग का नेचर क्या है, उसका मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है। लीजिंग का दो तरीका का था, ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ लीज, सेल्स एंड लीज बैक, और ये सब कुछ। आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा एक और टॉपिक बच गया हम लोग का, डेट सिक्योरिटाइजेशन। ये दो चीज हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में। चलो एक काम करते हैं, उसके लिए हम लोग सीधा अपने बुक में आते हैं, पेज नंबर। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अगर आप लोग देखोगे तो वो मिलेगा आप लोग को, मेरे बुक में पेज नंबर 113 है। एक्चुअली दो वर्जन ऑफ बुक मिला हुआ है, तो कुछ लोग के बुक में पेज 113 रहेगा, कुछ लोग के बुक में शायद कोई दूसरा पेज रहेगा। तो जो भी आप लोग प्लीज देखना, फाइनली कहां पहुंचना है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर में। ठीक, चलो जरा स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ऐसा है ना, जब एक कंपनी को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो या कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए चाहिएगा पैसा लंबे समय के लिए, तब ऑब्वियस सा बात है वो पैसा कहां से लेकर आएगा, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से। अब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या अवेलेबल है, उसमें मैक्सिमम हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो जो शुरू वाला पोर्शन जो ऑलरेडी पता है ना, उसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट मेन पॉइंट डिस्कस करते रहेंगे, और जो चीज आप लोग को नहीं पता उसमें हम लोग टाइम डिवोट करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। पहला है इक्विटी फाइनेंसिंग। तो आप लोग देखो, मेरा पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 1, इक्विटी फाइनेंसिंग। एक कंपनी के लिए सबसे बढ़िया सोर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देगा वो क्या रहेगा, इक्विटी शेयर। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर है, ऑब्वियस सा बात है कंपनी का क्या रहेगा, ओनर, कंपनी का ओनर रहेगा। ऑब्वियस सा बात है उसके पास वोटिंग राइट रहेगा। फाइनली सब कुछ पे ऑफ कर देने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचा, उसमें किसका अधिकार रहता है, हमारा इक्विटी शेयर होल्डर। उसमें कुछ पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है, और जो नहीं मिलता है वो रिटेन करता है कंपनी, ताकि उसका बाद में कैपिटल अप्रिसिएशन हो। पर वही अगर बाय चांस कोई एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ना आए, लॉस आ जाए, तो अनफॉर्चुनेटली इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनका जो पेमेंट होगा वो ए टू जेड लोगों को पे करने के बाद, डेली मतलब सॉरी ईयरली बेसिस पे। और इसके अलावा जब इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, तो फाइनली उनका जो क्लेम रहेगा वापस से रिपेमेंट पाने का, वो भी क्या रहेगा, सबके लास्ट में। ओनर है, ओनर को पैसा तभी मिलेगा जब सबको पैसा मिल जाए, उसके बाद किसको मिलता है, ओनर को पैसा। चलो एक बार जरा देखते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या क्या है। पहला, शेयर्स इश्यूड बाय कंपनी, हाँ चल पता है। ओनरशिप रहेगा, देखो जो जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो सारा कीवर्ड्स है, बस आप लोग को उतना ध्यान रखना है, बाकी पूरा का पूरा अपने वर्ड्स में लिखना है। इसके अलावा वोटिंग राइट्स रहेगा, प्रॉफिट शेयर करेगा बाय वे ऑफ डिविडेंड, अगला कैपिटल अप्रिसिएशन होगा इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। पर वही अगर बाय चांस लॉस हो गया तो भैया वो भी उनका। अब इनको पैसा मिलेगा आफ्टर द क्लेम ऑफ अदर्स लाइक लेबरर, सप्लायर, लेंडर, सबको पे करने के बाद, इवन इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन इनका लास्ट क्लेम रहेगा। हम लोग के बात सारा का सारा पता था। अब जरा आगे बढ़े। अब क्वेश्चन उठता है इक्विटी फाइनेंसिंग का वो करने का क्या फायदा है, क्या डीमेरिट है, मेरिट डीमेरिट, एक बार जरा फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फायदा क्या, जो इक्विटी शेयर है ना, ये रिडीमेबल नहीं होता। यानी एक और ये इशू हो गया, जब तक कंपनी रहेगा तब तक इक्विटी शेयर रहेगा, जब इनको रीपेमेंट करने का जरूरत नहीं है, तो परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इससे जबरदस्त लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहला क्या है, ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगला बात, जितना ज्यादा इक्विटी शेयर रहेगा कंपनी के अंदर में, उतना अच्छा इसके पास बोरिंग पावर रहेगा। आप लोग को आइडिया होगा, जब एक कंपनी बैंक के पास जाएगा लोन देने के लिए, वो हमेशा पहले डेट इक्विटी रेशियो देखता है। तो जितना ज्यादा इक्विटी रहेगा, उतना ज्यादा डेट या उतना ज्यादा लोन इसके पास अवेलेबल हो सकता है। तो इक्विटी के बेस होने की वजह से एक अच्छा फाइनेंशियल बेस दिया, जिसकी वजह से बोरिंग पावर बढ़ेगा। नेक्स्ट, अगला बेस्ट पार्ट क्या, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले। शुरुआत में अगर मान लो कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता, तो डिविडेंड देने का कोई आवश्यकता नहीं।
यानी बेस्ट पार्ट क्या है, यहां पे कोई मैंडेटरी नहीं है या फिर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी के ऊपर में कि इसको सही में हर साल डिविडेंड देना पड़ेगा। यानी मान लो अगर बाई चांस कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, डिविडेंड नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर कभी फोर्स नहीं कर सकता भाई मुझे डिविडेंड दे, उनका राइट नहीं है। तो देखिए एक और एडवांटेज हुआ कंपनी के लिए। तो अगर बाई चांस कंपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है ढंग से, डिविडेंड पेमेंट कैन बी रिड्यूस्ड या फिर इवन सस्पेंड भी कर सकते हैं, यानी बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बाई चांस कंपनी को और आगे पैसा रेज करना इक्विटी शेयर होल्डर से, वो राइट इशू के द्वारा भी कर सकता है। राइट इशू किसको किया जाएगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। डन। तो ये सारा का सारा क्या था, मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। पर भैया कुछ डीमेरिट भी है। आप लोग बोलेंगे क्या, देखो क्या। पहला ये चीज हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़े थे कि कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, उससे ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कारण क्या, एक कंपनी के अंदर में इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, जब लोग तीनों लोग पैसा देते हैं तो ये तीनों में सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेता है, इक्विटी शेयर होल्डर। अब अगर इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क लिया तो उसका एक्सपेक्टेशन भी सबसे ज्यादा रहेगा। तो यही कारण है कि इक्विटी शेयर से पैसा रेज करना सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। कारण क्या, मैक्सिमम रिस्क लिया है इसीलिए सबसे ज्यादा कॉस्टली है। अगला बात, अब एक कंपनी के पास मान लो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है 10,000 इक्विटी शेयर था। अब मान लो कंपनी और इक्विटी शेयर को इश्यू करेगा तो ऑब्वियस सा बात है जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनका जो स्टेक है ना, उनका जो स्टेक है वो थोड़ा डाइल्यूट होगा। तो जो उनका ओनरशिप है वो थोड़ा डाइल्यूट होगा, जो कंट्रोल है वो थोड़ा डाइल्यूट होगा। तो ये एक थोड़ा टेंशन वाला बात है। इसी वजह से कंट्रोल ऑफ कंपनी को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को सेट असाइड करके। नेक्स्ट, अगर दुनिया भर का इक्विटी शेयर एक कंपनी के अंदर में पड़ा है, इसको बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर जरूरत से कम पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। तो एक्सेसिव रिलायंस ऑन फाइनेंसिंग थ्रू इक्विटी शेयर रिड्यूस करता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट। याद करना लेवरेज चैप्टर में हम लोग पढ़े ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट कब मिलेगा, जब प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर से पैसा ले, उनसे पैसा ले, उनको देना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड मान लो 10% और उनके पैसा पे कमाए 15%, तो 15 कमाए, उनको दिए 10, जो बाकी 5% बचा किसका हो गया, इक्विटी वाले का। तो ये बेनिफिट कब होगा, जब डिबेंचर प्रेफरेंस आएगा। अगर पूरा का पूरा रुपया इक्विटी शेयर से लेकर आ गए तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगला चीज, रिड्यूसेस द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट, जो अंडरराइटिंग या जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लगता है इक्विटी शेयर को इश्यू करने में, वो काफी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो देखो कॉस्ट ऑफ अंडरराइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इक्विटी शेयर कैपिटल इज जनरली हायर। वो क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक, चलिए था इक्विटी शेयर के बारे में आप लोगों को सब बात पता था। अगला है प्रेफरेंस शेयर, इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या है, देखो प्रेफरेंस शेयर जैसा कि नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस मिलता है। किनको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तुम लोगों ने प्रेफरेंस मिलेगा किसके अगेंस्ट में, इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में। यानी इस केस में जो फाइनली प्रॉफिट बचता है सब कुछ पे करने के बाद, तो जिसका पहला स्लाइस ऑफ डिविडेंड है ना, वो किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद इक्विटी को मिलेगा। मान लो इन केस ऑफ लिक्विडेशन जब सबको पे ऑफ कर दिए तो उसके बाद जो पहला स्लाइस है वो किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद इक्विटी को मिलेगा। तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कुछ गुण इक्विटी का है, ओनर है, कुछ गुण डिबेंचर का है, कारण क्या, इनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है। तो इसी वजह से, और देखो इसका फायदा भी क्या है, अगर प्रॉफिट हुआ तो देखो उस साल मिलेगा, अगर बाई चांस प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, उस साल नहीं मिलेगा। अब उसका डिपेंड करता है ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है या नॉन क्यूमुलेटिव। अगर बाई चांस क्यूमुलेटिव है तो जितने साल डिविडेंड नहीं दे पाए सबको जोड़ते जोड़ते क्यूमुलेट करते हुए एक साथ में डिविडेंड देंगे जिस साल प्रॉफिट आएगा। अगर वही बाई चांस नॉन क्यूमुलेटिव है तो भैया ये साल गया सो गया, आइदर मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। तो जरा देखिए प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है। प्रेफरेंशियल राइट है किस मामले में, पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगला रीपेमेंट ऑफ कैपिटल,
कब? इन केस ऑफ लिक्विडेशन। और देखो यहां पे प्री डिटरमाइंड रेट रहता है, फिक्स्ड रेट रहता है, और वो तब मिलेगा जब मैनेजमेंट डिसाइड करे उसको डिविडेंड देना है। इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें इक्विटी डेट दोनों का फीचर्स है। इक्विटी का किस सेंस में? डिविडेंड देना है जो ऑब्लिगेटरी नहीं है, प्रॉफिट आए तो दे, नहीं आए तो मत दे। अगला, इसमें डेट का फीचर क्यों है? डेट का फीचर इस वजह से है क्योंकि यहां पे प्रीफिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है। डन। इसका कुछ मेरिट डिमेरिट। मेरिट क्या है? आपको कैपिटल बेस बढ़ाना है पर अर्निंग्स पर शेयर को डाइल्यूट नहीं करना। कोई झमेला नहीं है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो क्योंकि इक्विटी शेयर बढ़ नहीं रहा है। अगला, अगर दुनिया भर का इक्विटी शेयर इशू करे तो टेंशन क्या होता है? एग्जिस्टिंग वालों का ओनरशिप डाइल्यूट होता है, स्टेक डाइल्यूट होता है। प्रेफरेंस शेयर में ऐसा कोई चाप नहीं है। और बेस्ट पार्ट, ट्रेडिंग और इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा, लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा, फिक्स कॉस्ट है। अगला, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद उसको हम लोग आराम से रीपे कर सकते हैं, और मीनवाइल बस खाली फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना है। डन। तो ये सब मेरिट था। पहला, नो डाइल्यूशन ऑन ईपीएस, नो रिस्क ऑफ टेक ओवर क्योंकि वोटिंग राइट नहीं है। अगला, लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा। अगला, इनका रेट फिक्स है, प्री डिसाइडेड। और नेक्स्ट, इनको रिडीम करना है आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। कुछ डिमेरिट है। और डिमेरिट क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देते हैं ना, वो हम लोग कब देते हैं? टैक्स देने के बाद, इनकम टैक्स देने के बाद। तो भाई अगर इनकम टैक्स देने के बाद डिविडेंड दे रहे हैं तो डिविडेंड को पे करने की वजह से जो टैक्स का बेनिफिट मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिलेगा, तो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है। अगला, प्रेफरेंस शेयर डाइल्यूट करता है इक्विटी शेयर होल्डर का क्लेम, कब? इन केस ऑफ लिक्विडेशन, फिर पहला प्रेफरेंस उनको मिल जाता है। तो इस वजह से ये डिमेरिट है इसका। तो सबसे बड़ा डिमेरिट पहला वाला था। कारण क्या है? डिविडेंड भी दे पर ये नॉट डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस फॉर टैक्सेशन है। तो इसी वजह से डिविडेंड देना है वो तो देना है, टैक्स भी नहीं बचना है। इनफैक्ट हो सकता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाए, तब इस केस में बड़ा कॉस्टली हो जाता है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स। नेक्स्ट, डाइल्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर के बारे में पढ़े, प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़े। तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? डेट फाइनेंसिंग। डेट मतलब क्या? एक तरह का लोन। जनरल लोन हम लोग कहां से लेते हैं? डिबेंचर्स। वेल, डिबेंचर के बारे में हम लोग जानते हैं। आज के दिन जब डिबेंचर को इशू किया जाएगा एक फिक्स्ड मैच्योरिटी के साथ, फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ, और उसको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जो एक्नॉलेज करेगा इस बात को कि हाँ, कंपनी बोलता है डिबेंचर होल्डर को कि आपसे हमने लोन लिया है, आपको हमें चुकाना है। डे टू डे ऑपरेशन कैसे रन करेगा? कोई भी इनको मतलब नहीं है, यानी ना ओनरशिप है, ना कंट्रोल है, ना मैनेजमेंट का पार्ट है। उनका एक ट्रस्टी रहेगा जो बस खाली ये देखेगा कि कंपनी में कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जो उनके इंटरेस्ट को मतलब इंटरेस्ट को हार्म करे। अगर बाई चांस कोई तरीका से डिबेंचर होल्डर को पैसा ना दिया जाए तो ऐसे ट्रस्टी लोग जो कंपनी का एसेट है उसको सेल करके उनका पैसा रिकवर करवाएगा। और डिबेंचर जनरली सिक्योर्ड नेचर का रहता है। बेनिफिट, ट्रेडिंग और इक्विटी का बेनिफिट। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बात डिबेंचर्स के बारे में। तो डिबेंचर में देखो एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी है, इंटरेस्ट रेट फिक्स है, प्री डिटरमाइंड रीपेमेंट है, एक सर्टिफिकेट इशू किया जहां पे एक्नॉलेज करता है हाँ डेट ड्यू है, कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है मैनेजमेंट में, ट्रस्टी इसको मैनेज करता है। तो वेरी नाइस। और डिबेंचर कितना तरीका का है? एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी ऐसा डिबेंचर को कन्वर्ट नहीं करना इक्विटी के अंदर में, फिक्स टाइम पीरियड के बाद इसको रीपेमेंट करना है, मेच्योरिटी हो गया रीपे कर दे। अगला होता है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन में जो एट द टाइम ऑफ इशू डिसाइड हो गया था। और जनरली इस केस में ना इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है, कारण क्या? तो बाद में उनको इक्विटी का बेनिफिट मिलने वाला है, तो एक बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव फीचर है। और तीसरा होता है पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसमें दोनों का फीचर्स है, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। तो इस केस में डिबेंचर होल्डर डिसाइड करता है इसको कन्वर्ट कराना है या फिर कन्वर्ट नहीं करा के पैसा वापस लेकर जाना है। ठीक, एक हुआ नॉन कन्वर्टेबल, रीपे करना है। अगला हुआ फुल्ली कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर में।
और तीसरा है पार्टली कन्वर्टेबल, जहां पे फीचर्स ऑफ बोथ कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा और कुछ भी तरह के डिबेंचर्स होते हैं, आप लोग बोलेंगे क्या, जरा देखो क्या। एक होता है बेरर, यानी जिसके हाथ में है वो उसका मालिक है, तो आराम से जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हैं एग्जैक्ट वैसे ट्रांसफर हो सकता है। जनरली ऐसा डिबेंचर्स होता नहीं है। और एक रहता है रजिस्टर्ड, जिसका नाम रजिस्टर्ड है, खाली उसको मिलेगा इंटरेस्ट। और एक मॉर्गेज जो सिक्योर्ड नेचर का होता है, एक नेकेड या सिंपल जो अनसिक्योर्ड नेचर का होता है। जनरली इंडिया में ऐसा नहीं पाया जाता। अगला होता है रिडीमेबल, जिसको रिपे करना है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक है नॉन रिडीमेबल, जिसको कभी रिपेमेंट नहीं करना। तो देखो नाम खुद बता रहा है। और वैसे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग ये दोनों के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक, इसका मेरिट क्या, एक लंबे समय तक पैसा मिल गया, ठीक, इसके अलावा कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं हुआ, और बेस्ट पार्ट होता है डिबेंचर का ट्रेडिंग और इक्विटी का बेनिफिट। झमेला क्या है इसमें, अब अगर बाई चांस वो इंस्टॉलमेंट टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पाया, तो भैया डिवेंचर होल्डर के पास अधिकार है वो कंपनी को वाइंड अप करा के उसके असेट को बिकवा के अपना पूरा का पूरा क्लेम लेगा। तब इस केस में ये यहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए कि बाई चांस अगर फेलियर हो गया कंपनी का टू पे इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, तो भैया गया। नेक्स्ट, अगर बाई चांस कोई कंपनी ऐसा है जिसका ना अर्निंग्स बड़ा फ्लक्चुएट करता है, कोई साल ज्यादा रहेगा, कोई साल कम रहेगा, कोई साल लॉस रहेगा, तब इस केस में इस तरह की कंपनी को डिबेंचर से पैसा रेज करना बड़ा टेंशन हो जाता है। कारण क्या, डिबेंचर होल्डर तो भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो अपना हर साल इंटरेस्ट मांगेगा, तो उसके लिए बड़ा चाप वाला बात है। किसके लिए, जहां पे अर्निंग्स फ्लक्चुएट करता है। नेक्स्ट, हर एक डिबेंचर इश्यू करने के साथ साथ कंपनी में और रिस्क आता है, और कंपनी में और रिस्क आ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है एक्सपेक्टेशन एग्जिस्टिंग वालों का भी बढ़ता है, तो ये एक टेंशन वाला चीज है। तो ये था डिबेंचर्स के बारे में। अब सुनो, पिछले 17 मिनट 20 सेकंड में जितना बोला, आप लोग देख लो उतना ही हुआ था। 17 मिनट 20 सेकंड में जितना बोला वो A to Z बात आप लोग को पता था। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स के बारे में आप लोग कुछ नया नहीं जाने। अब जो अगला सीरीज ऑफ पोर्शन हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो आप लोग के लिए नया रहेगा, तो आप लोग कृपया करके थोड़ा ध्यान से सुनिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक वो है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, वो ऑलमोस्ट लाइक ए डिबेंचर है, और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, और रिडीम करेंगे मेच्योरिटी पीरियड के बाद। पर अब देखो बॉन्ड होता कितना तरीका का है, अब यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अब हम बोलेंगे आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, बॉन्ड का बहुत तरह का क्लासिफिकेशन है। एक होता है कॉलेबल बॉन्ड, एक होता है पुटेबल बॉन्ड, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। ये आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सीए फाइनल के अंदर में, सीए में फाइनल के अंदर में। अभी हम बस खाली एक शॉर्ट में बता रहा है। मान लो कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये क्या किया, बहुत सारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको डिबेंचर इशू किया, मान लो कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक, अब जनरली क्या होगा, 10 साल जैसे ही खत्म होगा उस समय XYZ लिमिटेड क्या करेगा, डिबेंचर होल्डर को जितना डिबेंचर का पैसा था वो वापस रीपे करेगा। नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए। पर अगर बाई चांस कॉलेबल बॉन्ड है, अगर ये कॉलेबल बॉन्ड है, कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, तब इस केस में कॉल ऑप्शन रहता है किसके पास, ध्यान देना, XYZ लिमिटेड के पास। यानी जो इस बॉन्ड को इश्यू कर रहा है उसके पास ये ऑप्शन रहेगा, अगर वो चाहे तो जो मेच्योरिटी पीरियड है ना 10 साल, उसके पहले ऐसे पूरे के पूरे बॉन्ड को क्या कर सकता है, रिडीम कर सकता है, यानी रीपे कर सकता है। आप लोग बोलेंगे वो ऐसा कब करना चाहेगा, मान लो बॉन्ड के अंदर में रेट, इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गया है 9%, ठीक, और मान लो 3 साल बाद, मान लो आफ्टर 3 इयर्स मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया है 8%, तब उसको बड़ा चुभेगा, यार ये तो गजब हो गया। अब वो बेचारा 9% में फिक्स हो गया, पर वही अगर बाई चांस उस दिन वो मार्केट से जाके लोन लेता, उसको 8% में मिल जाता, तब इस केस में XYZ लिमिटेड के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो पूरा 10 साल इंतजार ना करे। बिफोर मेच्योरिटी वो क्या करेगा, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस में, जिसको बोलते हैं कॉल प्राइस,
वो ऑब्वियस सा बात है प्रीमियम में रहेगा। क्यों? अदरवाइज डिबेंचर होल्डर इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा? बेचारा डिबेंचर होल्डर पैसा दे रहा है इस उम्मीद में कि 10 साल 9% मिलेगा, और अचानक से अगर ये 3 साल बाद बोले नहीं हम तो आपको रिपेमेंट करेंगे, जो उसके पास ऑप्शन है, तब इस केस में वो कर सकता है। और ऑब्वियस सा बात है डिबेंचर होल्डर क्या चाहेगा? एक प्रीमियम, और ये प्राइस प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है, इसको बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड। सिमिलरली जो पुटेबल बॉन्ड है उसके अंदर में पुट ऑप्शन होता है। अब कॉलेबल बॉन्ड में ऑप्शन था एक्साइज लिमिटेड के पास, आप लोग समझ गए होंगे। पुटेबल बॉन्ड के अंदर में पुट ऑप्शन किसका रहेगा? डिबेंचर होल्डर का। यानी यहां पे जो इन्वेस्टर है, जो डिबेंचर होल्डर है, उसके पास अधिकार है कि कंपनी को वापस से बोले भाई तुम एक काम कर, डिबेंचर वापस ले, मुझे जल्दी पैसा दे। और ऐसा काम वो कब करना चाहेगा? जब मान लो डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट था 9% और 10 साल बाद ये रियलाइज करे मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया है 11%। तब इस केस में क्या करेगा? अपने ऐसे डिबेंचर को बेच के पैसा रियलाइज करेगा, और रियलाइज करने के बाद बाजार में वो पैसा लगाएगा ताकि उसको 11% मिल पाए। तो एक होता है कॉलेबल बॉन्ड, जहां पे कॉल ऑप्शन है किसके पास? इशुअर के पास। इशुअर नहीं, इशुअर, जो इशू कर रहा है। अगला जो पुटेबल बॉन्ड है उसमें पुट ऑप्शन रहता है। वर्ड देखना, पुट ऑप्शन रहता है किसके पास? इन्वेस्टर के पास, कि बिफोर मैच्योरिटी ये वापस से कंपनी को बॉन्ड दे पाए, सेल कर पाए। डन। तो ये था कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड। ये शायद आप लोग के लिए एक नया टर्म होगा, अब आगे लगातार नया नया टर्म लाइन से स्टार्ट होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों को जरूर आना चाहिए अगर आप लोगों को फाइनेंस ढंग से समझना है। चलो अब जो कैसे ना, ये सारा बात हम लोग किए कि इंडिया में किस तरीके से पैसा रेज किया जाता है। अब काफी बार कंपनी क्या करता है ना, इंडिया में नहीं पैसा रेज करके किसी और देश में जाकर पैसा रेज कर सकता है बाय इशूइंग बॉन्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन बॉन्ड। तो फॉरेन बॉन्ड में कौन कौन आता है? पहला एफसीसीबी, ये हम लास्ट डे टर्म यूज किया था और हम बोला था नेक्स्ट इसको समझाएंगे। एफसीसीबी फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन कन्वर्टेबल, सॉरी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, नाम खुद बता रहा है। फॉरेन करेंसी यानी ऐसा बॉन्ड ये इशू करेगा कहां पे? इंडिया में तो नहीं, इंडिया के बाहर। और किस करेंसी में पैसा मिलेगा? फॉरेन करेंसी। अगला कन्वर्टेबल, यानी जैसे एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड खत्म होगा उसके बाद ये क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा इसमें, इक्विटी में। क्या है ये? बॉन्ड। और सिंस ये बॉन्ड है तो ऑब्वियस सा बात, इसको क्या देना पड़ेगा? मीनवाइल इंटरेस्ट रेट। एससीसीबी का बेस्ट पार्ट होता है इसके अंदर में इंटरेस्ट रेट काफी कम रहता है। आप लोग को शायद पता होगा या नहीं पता, पता नहीं। और इंडिया के अंदर में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी बहुत सारा डेवलप्ड नेशन। तब उस केस में अगर बाई चांस कंपनी को सस्ता में चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेल करवाना है, और ये क्या करेगा? सीधा फॉरेन मार्केट में जाएगा और जाके वहां से पैसा रेज करेगा। कारण क्या? वहां पे काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, काफी कम खर्चा लगता है। तब इस केस में फॉरेन करेंसी में पैसा मिलेगा। इसके अंदर में झमेला क्या? झमेला यह है कि एक रिस्क है, फाइनली जाके एक कंपनी को जो डेट ऑफ मेच्योरिटी है उसमें रिडीम करना पड़ता है या बाइट भी कन्वर्ट करना पड़ता है, और अल्टीमेटली जो इश्यूअर है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और जब पेमेंट करना पड़ेगा तो उस समय अगर बाई चांस ये कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है तो बेचारा पैसा कहां से लेकर आएगा? तो एक छोटा सा रिस्क है। और बेनिफिट तो देखो, इसको तुम लोग कैसे याद रखेगा? फॉरेन करेंसी यानी बाहर से पैसा लेके आया फॉरेन करेंसी से। कन्वर्टेबल, कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, आइदर रिडीम करेगा या कन्वर्ट करेगा। बॉन्ड, इसीलिए इंटरेस्ट रेट रहेगा, पर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? काफी कम। तो एफसीसीबी डन। अगला देखो क्या है। अगला क्या है? प्लेन वेनिला बॉन्ड। आप लोग बोलेंगे हम लोग तो खाली वेनिला आइसक्रीम के बारे में सुने हुए हैं। ये प्लेन वेनिला बॉन्ड क्या होता है? देखो इस केस में, सॉरी, इस केस में जब ये कंपनी पैसा रेज करता है तब उसको क्या करना पड़ता है ना, जब ये इंटरेस्ट लेगा तो ये संग संग क्या करेगा? प्रिंसिपल अमाउंट को भी रीपे करेगा। इस तरह के बॉन्ड में कोई ऑप्शन नहीं होता। हम लोग पढ़े ना, जो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन, इस तरह के बॉन्ड में कोई ऑप्शन नहीं होता। इस तरह का बॉन्ड जनरली क्या होता है ना, डिस्काउंट में इश्यू किया जाता है या नॉर्मली पार में भी इश्यू किया जा सकता है।
पर जब रिपेमेंट होगा तो इंटरेस्ट के सहित साथ साथ में क्या देना पड़ेगा, प्रिंसिपल का रिपेमेंट। जनरली बॉन्ड में क्या होता है, पहले खाली इंटरेस्ट देते रहे देते रहे देते रहे, लास्ट में प्रिंसिपल देना है, जबकि यहां पर प्रिंसिपल को रीपे करना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ये प्लेन वेनिला बॉन्ड। एक बार जरा देखिए क्या है ये। The issuer would pay the principal amount along with interest. This type of bond would not have any option, कोई कॉल पुट कुछ नहीं, कॉलेबल पुटेबल जो भी जाने। अगला, जनरली इसको हम लोग डिस्काउंट में इशू करते हैं या फिर कूपन बेरिंग बॉन्ड में भी इशू कर सकते हैं। कूपन बेरिंग बॉन्ड मतलब क्या, जहां पे इंटरेस्ट रहेगा। डन। तो ये था प्लेन वेनिला बॉन्ड। प्लेन वेनिला, सिंपल बात, आज के दिन पैसा ले, उसके बाद इंटरेस्ट के सहित में इंस्टॉलमेंट दे, इधर डिस्काउंट में इशू कर दे या इंटरेस्ट दे दे, तो इवेंचुअली इन्वेस्टर को फायदा वहीं से मिलेगा। डन। अब आगे देखो क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट नोट। कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट नोट। कन्वर्टेबल यानी कन्वर्ट करने का ऑप्शन है किसमें, मान लो 5 साल के लिए बॉन्ड को इशू किया गया, बाद में ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग चाहो तो और लंबा टाइम के लिए इसको और लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी टाइप बना सकते हैं, एक स्पेसिफिक कूपन के साथ। कूपन मतलब इंटरेस्ट के साथ। अगला देखो, तो ये हुआ कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में ऑप्शन है होल्डर को टू कन्वर्ट इनटू लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी, लॉन्गर टर्म में कन्वर्ट करा सकता है। अगला क्या लिखा हुआ है, फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या, अब हम क्या बोला, मान लो आज के दिन इंटरेस्ट रेट है 9%, जिसमें डिबेंचर्स या बॉन्ड को फिक्स कर लिया गया, और अगर बाई चांस फ्यूचर में इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट 9% से ज्यादा रहेगा या कम, तब इस केस में बड़ा चुभेगा इधर कंपनी को या फिर डिबेंचर या बॉन्ड होल्डर को। तब इस केस में काफी और बड़ा बड़ा कंपनी लोग क्या करता है, उसको फ्लोटिंग रेट बनाता है, जब बहुत लंबे समय के लिए उसको पैसा चाहिए। फ्लोटिंग रेट किस सेंस में बनाता है, इस सेंस में बनाता है कि वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट में अगर ओवरऑल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसके बेसिस पे इसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और ओवरऑल मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इसका भी गिर जाएगा, ताकि दोनों को पिंच ना करे, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा। तब देखो यहां पे इन्वेस्टर को बचाएगा इन केस ऑफ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट, इस तरह का जो सिक्योरिटी है, फॉरेन सिक्योरिटी, इसको अगर बाई चांस का इन्वेस्टर बीच में चाहे तो मार्केट में सेल कर सकता है, ट्रेड होता है मार्केट में, आराम से प्रॉफिट कमा सकता है, और जनरली इसमें कैपिटल गेन नहीं लगता। डन। तो ये था कन्वर्टेबल, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकता है, फ्लोटिंग रेट, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, नोट। नेक्स्ट देखो क्या है, ड्रॉप लॉक बॉन्ड। ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखिए सर, पढ़ने का बेस्ट पार्ट क्या है ना, ये चैप्टर अगर हम लोग पूरा पढ़ ले, और उसके बाद अगर मान लो हम लोग बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़े, बिजनेस मैगजीन पढ़े, या बिजनेस न्यूज बैठ के देखे, तो यहां पे काफी सारा टर्म ऐसा रहेगा जो हम लोग को ऑलरेडी सुना हुआ रहेगा। अदरवाइज ना बहुत कुछ एलियन टाइप लगता है, जैसे वेंचर कैपिटल नहीं पता, बहुत लोग को नहीं पता, ब्रिज फाइनेंस एग्जैक्ट नहीं पता क्या होता है, पैकिंग क्रेडिट लोग को नहीं पता था, और ये जो पढ़ रहे हैं एससीसीबी, जेडीआर, एडीआर, आईडीआर, ड्रॉप लॉक बॉन्ड, ये सब बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जो काफी लोग को नहीं पता। प्लेन वैनिला बॉन्ड, जहां पे एक और में प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों दिया गया। एनीवेज, अगला हमारा क्या है, ड्रॉप लॉक बॉन्ड। ड्रॉप लॉक बॉन्ड के अंदर में क्या रहेगा, अब देखो नाम क्या है, ड्रॉप, गिरेगा, उस समय लॉक हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे क्या गिरने पे क्या लॉक हो जाएगा, ऐसा है। ड्रॉप लॉक बॉन्ड के अंदर में मान लो आज के दिन बॉन्ड को इश्यू किया गया और इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 9%, ठीक है, उसको आराम से 9% के हिसाब से मिल रहा है। अब हम क्या बोले, अगर बाई चांस मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़े या गिरे, तो इधर जो कंपनी है या फिर जो इन्वेस्टर उसको चाप हो जाता है, तो इसी वजह से जनरली कंपनी लोग 9% नहीं रखे, इसको क्या बना देता है, फ्लोटिंग रेट। तो देखो फ्लोटिंग रेट के अंदर में जो हमारा इन्वेस्टर है उसके लिए तो मजा ही मजा। कब, अगर बाई चांस इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कंपनी भी उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर देगा, पर अगर मान लो इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बेचारा उसको चाप हो जाएगा, यार इसको भी इंटरेस्ट कब मिलेगा। तब आज के दिन मान लो फ्लोटिंग रेट एक फिक्स किया हुआ है कि जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है,
प्लस 0.05% मिले, प्लस 0.5% मिलेगा, मान लो एग्जांपल है। अब मान लो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 10 तो इसको 10.5 मिलेगा, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ के 12 हो जाए इसको 12.5 मिलेगा। मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर 6 हो गया उसको 6.5 मिलेगा। मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर 4 हो गया उसको 4.5 मिलेगा। तब इस समय जो बेचारा बॉन्ड होल्डर है वो बड़ा दुखी हो जाएगा। तब वो क्या बोलेगा, एक पहले से लेवल डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के साथ साथ आप इंटरेस्ट चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बाई चांस इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ही गिर जाए, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ही गिर जाए, कितना ज्यादा वो पहले से फिक्स कर लेगा। मान लो एग्जांपल है 5%। अगर मान लो 5% गिर गया तो यह 5 प्लस 0.5 5.5 मिलेगा। तब बोला हम इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर बाई चांस इंटरेस्ट रेट एक प्री डिटरमाइंड लेवल के आसपास उसको टच कर गया, तब इस केस में जो फ्लोटिंग वाला कंसेप्ट है वो बंद होके, फ्लोटिंग वाला जो कंसेप्ट है वो बंद होके फिक्स्ड रेट हो जाएगा। और ये फिक्स्ड रेट क्या रहेगा, मान लो एग्जांपल है जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहेगा, मान लो 6% या 6.5। यदि अब ये फिक्स हो गया, कब तक, टिल मैच्योरिटी। तब इस केस में देखो ये इन्वेस्टर को बचा रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा गिर जाए तो बेचारा उसका फ्लोटिंग के हिसाब से इंटरेस्ट उसको भी कम मिलेगा। तब इस केस में देखो यहां पे फिक्स कर दिया एक प्री डिटरमाइंड लेवल पे कि जैसे यहां पहुंचा कुछ नहीं करना, एग्जैक्ट उस हिसाब से एक फिक्स्ड रेट हमेशा टिल मैच्योरिटी मिलता रहेगा। कोई चाहे तो बीच में इसको मार्केट में सेल वेल कर सकता है। क्या है फ्लोटिंग रेट, क्या है ये क्या, एक नॉर्मल फ्लोटिंग रेट। अब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फिक्स्ड रेट कब, अगर इंटरेस्ट रेट फॉल्स बिलो अ प्री डिटरमाइंड लेवल। ये जो प्री डिटरमाइंड लेवल है अगर बाई चांस इंटरेस्ट रेट इसको भी पार कर जाए तब इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाएगा। तब तक टिल द ड्रॉप लॉक बॉन्ड रीचेज इट्स मैच्योरिटी। तो देखो ड्रॉप होते ही रेट लॉक हो गया, फिक्स हो गया, क्या नाम है, ड्रॉप लॉक बॉन्ड। देखो वैसे तो ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का होता है, वो आप लोग पढ़ेंगे फाइनल में। हमारे इंटर के सिलेबस में जितना है लिखा हुआ एग्जैक्ट आप लोग के स्टडी मैटर में उतना ही लिखा हुआ था। तो बस वहां तक हम लोग जान रहे हैं, शॉर्ट में आइडिया होना चाहिए कि मान लो एग्जाम में अगर बाई चांस 2 मार्क का कुछ क्वेश्चन टाइप आ जाए तो एटलीस्ट हम लोग को पता रहे। अब नेक्स्ट देखो बॉन्ड क्या है, यांकी बॉन्ड। वाओ क्या नाम है। अब लगातार जो लोग पढ़ेंगे ना, यांकी, यूरो बॉन्ड, सैमुराई बॉन्ड, बुलडॉग बॉन्ड, ये जो चारों बॉन्ड है ना, ये सब के अंदर में एक कॉमन बात है। क्या है कॉमन बात, तो क्या कॉमन बात है, ये सब के अंदर में एक कॉमन बात है कि ये सारा बॉन्ड ना एक एक देश का है। जब उस देश के अलावा कोई और देश का कंट्री, कोई और देश का कंपनी एक पर्टिकुलर कंपनी से जाके एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके पैसा रेस करना चाहे बॉन्ड को इशू करने के द्वारा, तब इस तरह का बॉन्ड इशू किया जाता है। तुम लोग कुछ नहीं समझे, घबराओ मत, समझाते हैं। अब पहला है यांकी बॉन्ड। बस खाली एक चीज ध्यान देना, ये यूएस में इशू होता है। खाली आप लोग इतना नाम याद रखना, यूएस। और ये कहां पे इशू किया जाएगा, यूएस में। अब क्वेश्चन उठता है अगर यूएस का ही कंपनी यूएस में इशू करता है, वो यांकी बॉन्ड नहीं है। अगर यूएस के बाहर कोई नॉन यूएस बैंक या कोई नॉन यूएस कंपनी यूएस के इन्वेस्टर से पैसा रेज करना चाहे डॉलर के टर्म्स में, तब इस केस में वैसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, यांकी बॉन्ड। ये बताइए एग्जैक्ट वैसा ही बात हो गया जैसा लास्ट डे एडीआर पढ़े। फर्क क्या है, एडीआर में इक्विटी शेयर इशू होता था, यांकी बॉन्ड में बॉन्ड इशू करते हैं और पैसा रेज करते हैं। यानी मान लो ग्लोब, बहुत ही गंदा बना रहे हैं, मान लो ये है यूएस और मान लो ये यहां पे बीच में आया चाइना। अब मान लो चाइना की कंपनी को यूएस के इन्वेस्टर से पैसा रेज करना है, कैसे, बाय इशूइंग बॉन्ड। तब इस केस में वो कौन सा बॉन्ड इशू करेगा, यांकी बॉन्ड। कहां पे इशू किया, यूएस में। और जैसा कि हम इंडिया में बताया था, यूएस में जैसे कुछ होता है वहां पे तुरंत एसईसी का कंप्लायंस आता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का कंप्लायंस। इसमें कितना टाइम वो ले सकता है, 14 वीक्स ले सकता है। और जब ये यूएस से पैसा रेज करेगा तो ऑब्वियस बात है डॉलर के टर्म्स में बॉन्ड को इशू करेगा। और ये इशू कौन कर रहा है, यूएस का कंपनी ना, यूएस के अलावा कोई और देश का कंपनी या बैंक। तो कौन इशू करेगा, नॉन यूएस बैंक या नॉन यूएस कॉर्पोरेशन। डन। इसको क्या बोलते हैं, यांकी बॉन्ड। याद क्या रखेगा, यूएस में इशू करना है, कौन करेगा, नॉन यूएस कंपनी।
अब यूएस में जब इशू हो रहा है तो ऑब्वियस डॉलर में होगा। अगला यूएस का बात हो रहा है तो एसईसी का कंप्लायंस करना है, टाइम पीरियड है 40 वीक्स। यांकी बॉन्ड। अगला क्या है, यूरो बॉन्ड। जैसे अच्छा एक सेकंड को, ये एग्जैक्ट वैसा है जैसा एडीआर इशू करते थे, पर वो इक्विटी शेयर के केस में था और ये बॉन्ड की तरह है। ठीक। अगला हमारा है यूरो बॉन्ड। पता है यूरो बॉन्ड जीडीआर के जैसा है। याद करो जीडीआर का कंसेप्ट क्या था। अगर यूएस के अलावा बाकी वर्ल्ड में कोई भी देश से अगर इक्विटी शेयर के द्वारा पैसा रेस करना है, क्या इश्यू करते थे, जीडीआर। एग्जैक्ट ये बात यूरो बॉन्ड में है। यूरो बॉन्ड में क्या है, कोई एक देश कोई भी दूसरे देश में जाके वहां पे बॉन्ड के द्वारा पैसा रेस कर रहा है, उसके लोकल करेंसी में, उस देश के लोकल करेंसी में, ये क्या है, यूरो बॉन्ड। तो बताइए ये वर्ड जो यूरो है ना, ये मत समझना यूरोप में जाके करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ग्लोबल टर्म है कि कोई भी एक देश का कंपनी और दूसरे देश में जाके वहां से पैसा रेस कर रहा है बाय इशूइंग बॉन्ड। कैसे कर रहा है, बाय इशूइंग यूरो बॉन्ड इशूड और ट्रेडेड इन अ कंट्री। इशू किया गया एक कंट्री में, मान लो एग्जांपल देते हैं ताकि तुम लोग रिलेट कर पाए। मान लो इशू कर रहे हैं बॉन्ड जर्मनी में, यूजिंग अ करेंसी अदर देन द वन इन विच द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड। कोई और करेंसी जिसमें बॉन्ड डिनोमिनेट हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड यूजेस अ सर्टेन करेंसी, बॉन्ड में करेंसी रहेगा, बट ऑपरेट्स आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक दैट इश्यूज दैट करेंसी। अब मान लो एग्जांपल है, यूके का कंपनी जब बॉन्ड इशू करेगा तो यूके के अंदर में देखो पाउंड चलता है, और जब ये इशू करेगा जर्मनी के अंदर में तो ऑब्वियस सा बात है वो सेम करेंसी में इशू नहीं करेगा। इसको क्या बोलते हैं, यूरो बॉन्ड। जनरली कौन इशू करता है, कोई बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जैसे एग्जांपल अब ब्रिटिश कंपनी, यूके का कंपनी एक यूरो बॉन्ड इशू कर रहा है जर्मनी में, और किस में डिनोमिनेट कर रहा है, यूएस डॉलर में। तो यह ब्रिटिश के अंदर में है जीबीपी, और जर्मनी में चलेगा यूरोपियन कंट्री हो गया। तो देखो ना यहां का करेंसी ना यहां का करेंसी, एक अलग ही करेंसी आ गया किसमें, यूएस डॉलर में। इसको क्या बोलते हैं, यूरो बॉन्ड। गजब का बात है, यानी जो देश इशू किया ना उसका करेंसी, और जिस देश में इशू किया ना उसका करेंसी, एक अलग ही करेंसी। इसको क्या बोलते हैं, यूरो बॉन्ड। अब ध्यान देना यहां पे यूरो का कोई अलग मीनिंग नहीं है कि बस खाली यूरोप में हो सकता है, एक सिंपल सा बात है कोई और देश में हो सकता है। ठीक, क्या पढ़े, यांकी बॉन्ड यूएस में इशू करना है, यूरो बॉन्ड एक देश दूसरे देश में किया तीसरी करेंसी में। ठीक, अगला बात नेक्स्ट है सैमुराई बॉन्ड। खाली जैसे यांकी बॉन्ड यूएस में था, सैमुराई बॉन्ड कहां पे है, जापान में। खाली उतना याद रखना। जापान में इशू हुआ है, जापान का इशू हो रहा है, जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो। कौन इशू करेगा, नॉन जापानीज कंपनी। एकदम ठीक है। कौन सा रेगुलेशन पूरा होगा, जो जापान का रेगुलेशन है। किसमें डिनोमिनेशन रहेगा, जापानीज येन में, जो जापान का करेंसी है जापानीज येन में। ऑब्जेक्टिव क्या है, जापान के मार्केट से पैसा लेना। ये पैसा का हम लोग यूज करेंगे, जापानीज ऑपरेशन में या अपना लोकल अपॉर्चुनिटीज के अंदर में। ठीक, तो जैसा हमारा यांकी बॉन्ड था यूएस में, एग्जैक्ट वही सेम कंसेप्ट है सैमुराई बॉन्ड, कहां पे, जापान में। अगला है बुलडॉग बॉन्ड। बोले वाह क्या नाम है। ये कहां पे है, आप लोग पास में लिख लेना, ये कहां पे, यूके में। यूएस का पढ़े, जापान का पढ़े, यूके का पढ़े। पहला क्या था, सॉरी, जो जापान वाला था वो मेरा कौन सा था, सैमुराई बॉन्ड। ठीक, अब बुलडॉग बॉन्ड एग्जैक्ट वही बात, क्या एग्जैक्ट वही बात। यूके में जाके पैसा लेना है। अब यूके में करेंसी में करेंसी क्या है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। कहां पे इशू करेगा, वहां का कैपिटल लंदन। कौन सा रेगुलेशन लगेगा, जो वहां का लगता है, ब्रिटेन का रेगुलेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, यूके के मार्केट से पैसा लेना एकदम है, इधर यूके का ऑपरेशन रन करे या अपना लोकल अपॉर्चुनिटी रन करे। कौन करेगा, नॉन यूके कंपनी।
चलिए पता, अगर कोई एक पढ़ लिए ना, कोई एक पढ़ लिए तो बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। खाली आप लोगों को नाम क्या याद रखना है, बुलडॉग कहां पे है, यूके, और सैमुराई कहां पे है, जापान, एंड यांकी कहां पर है, यूएस। और यूरो तो अलग ही था, एक देश दूसरे देश में गया तीसरे करेंसी में इशू करता है। इसके अलावा और क्या था, ड्रॉप लॉक बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट अगर गिरा लॉक हो जाएगा टिल मेच्योरिटी। कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट, कन्वर्टेबल शॉर्ट से लॉन्ग टर्म, फ्लोटिंग रेट रहेगा तो इन्वेस्टर को बचाएगा, कंपनी को भी बचाएगा। प्लेन वेनिला, मेच्योरिटी के समय इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट दोनों दे, कोई ऑप्शन नहीं है। एससीसीबी फॉरेन करेंसी में रहेगा। कन्वर्टेबल, कन्वर्जन का ऑप्शन रहेगा, रिडीम भी कर सकते हैं। बॉन्ड है इसलिए इंटरेस्ट है पर कम रेट पे है। डन। तो आप लोग के लिए शायद ये सब कुछ नया था और हम लोग शॉर्ट में जरूर जान लिए होता क्या है। ठीक, तो यांकी, सैमुराई, बुलडॉग, यूरो बॉन्ड, एससीसीबी, प्लेन वेनिला, सब नाम याद रखना। डन। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारा का सारा था फॉरेन बॉन्ड। तुम बोलेगा हर चीज क्या फॉरेन का है, इंडिया का कुछ नहीं है, एकदम है। आप लोग बोलेंगे इंडिया का क्या है, नाम देखो क्या है, मसाला बॉन्ड। क्या बात है। तुम बोलेगा ऐसा बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड को इशू किया है, एकदम किया है। कौन किया, आप लोग एग्जांपल लिखा हुआ है, एनटीपीसी किया है। आप लोग बोलेंगे मसाला का मतलब तो स्पाइस होता है, एकदम वही होता है। अब देखो मसाला बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है। मसाला बॉन्ड में क्या होता है ना, जो इंडियन कॉर्पोरेट बोरोवर है, जो इंडिया का कंपनी है, जिसे बोरो करना है, वो ओवरसीज मार्केट में जाके, यानी मान लो इंडिया में एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर मान लो इसको इंडियन रुपी में पैसा रेज करना है, तो ऐसा बॉन्ड ये इशू करेगा इंडियन रुपी के टर्म्स में, और ये पैसा इंडिया से नहीं लेके आएगा, कहां से लेके आएगा, ओवरसीज मार्केट। उसको क्या बोलते हैं, मसाला बॉन्ड। अब खासियत क्या है, इंडिया का बोरोवर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एग्जांपल है, पैसा रेस कर रहा है बाहर से, मान लो यूएस से, किस करेंसी में, यूएस डॉलर में नहीं, इंडियन रुपी में ये बॉन्ड डिनोमिनेट रहेगा, इसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। तुम लोग ऐसे एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या पूछता है, एकदम पूछा हुआ है, यह आया था मई 2018 में, मसाला बॉन्ड। पता है तो लिख पाएंगे, अदरवाइज दिमाग का मसाला हो जाएगा। तो मसाला स्पाइस, ये क्या, एक इंडियन नेम यूज फॉर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। पहला इंपॉर्टेंट बात, इंडियन रुपी में है, कौन इशू करेगा, इंडियन कंपनी इशू करेगा, कहां पे करेगा, ओवरसीज मार्केट में करेगा। एग्जांपल ध्यान रख लेना, एनटीपीसी 2000 करोड़ रुपया और रेस किया था मसाला बॉन्ड से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कुछ साल पहले। ठीक, मसाला बॉन्ड किन बात ध्यान देंगे, इंडियन डिनोमिनेटेड बॉन्ड, सॉरी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, कौन इशू कर रहा है, इंडियन कॉर्पोरेट बोरोवर, कहां पे, ओवरसीज मार्केट में। डन। अगला हमारा है म्युनिसिपल बॉन्ड, नाम खुद बता रहा है ये कौन करने वाला है, म्युनिसिपल बॉन्ड कौन इशू करेगा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। क्या करने के लिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए। एक जमाने में नहीं होता था पर आजकल ये होना स्टार्ट हो गया। म्युनिसिपल बॉन्ड नाम खुद बता रहा है क्या चीज के लिए करेगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए। कौन करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एग्जांपल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किया था, 100 करोड़ रुपया रेज किया था, क्या, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को करने के लिए। चलो ठीक है। तीसरा है गवर्नमेंट या ट्रेजरी बॉन्ड, जो हम लोग को ऑलरेडी नाम सुना हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ते थे, जहां पे ट्रेजरी बॉन्ड के बारे में बताता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड, जिससे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिलता था। ये कौन इशू करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई, इनमें कोई भी। डन। तो देखो जो लास्ट वाला सेगमेंट था ना, फॉरेन बॉन्ड, इंडियन बॉन्ड, इसमें हम लोग टाइम डिवोट किए हैं, कारण क्या, आपको के लिए नया था। अब इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर में क्यों माथा लगाना है, वो तो एनीवेज तुम लोग को आता है। ठीक, ओके। इसके अलावा कुछ कुछ और बॉन्ड्स है, देखो क्या क्या है। एक है ऑप्शन बॉन्ड। ऑप्शन बॉन्ड क्या है, ये क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, जहां पे इंटरेस्ट को पे करते हैं आइदर पीरियोडिकली या फिर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी,
रिडेम्पशन के समय प्रीमियम दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो। मतलब उतना दिमाग मत लगाना। इंपॉर्टेंट वाला क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। नाम देखो क्या है, जीरो कूपन। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। नाम है जीरो कूपन, यानी जीरो इंटरेस्ट। यानी इस तरह के बॉन्ड के अंदर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। आप लोग बोलेंगे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता तो एक आदमी क्यों इन्वेस्ट करेगा? कारण क्या है, जब उसको इश्यू करते हैं ना, उसको डिस्काउंट में इश्यू कर देते हैं। यानी 100 रुपए के बॉन्ड को हम लोग 80 रुपए में डिस्काउंट में इश्यू करते हैं, और जब मेच्योरिटी में मान लो पार में इश्यू कर रहे हैं तो 100 रुपया दे रहे हैं। यानी इन्वेस्टर से 80 रुपया लेंगे, 5 साल बाद उसको 100 रुपया देंगे, तो इवेंचुअली जो 20 रुपया कमाया वही उसका इनकम है। तो देखो इसको इश्यू कर देते हैं डिस्काउंट में। डिफरेंस बिटवीन मेच्योरिटी प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस, कि उसका अर्निंग्स हुआ 5 साल अपने पास वो होल्ड करने का। तो नाम है जीरो कूपन। जीरो मतलब नो, कूपन माने इंटरेस्ट, को इंटरेस्ट नहीं दे रहा। तो फायदा क्या है? डिस्काउंट में इश्यू करेगा, रिडीम करेगा पार में, और प्रीमियम कुछ भी। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट भी क्या है? एक तरह का जीरो कूपन बॉन्ड, पर यहां पे जबरदस्त डिस्काउंट के अंदर में इश्यू किया जाता है और फेस वैल्यू में मेच्योर किया जाता है। तो देखो ये भी एक तरह का जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड है। डिस्काउंट करते हैं, जबरदस्त डीप डिस्काउंट, भयंकर डिस्काउंट होता है, और मेच्योरिटी रहता है फेस वैल्यू में। तब इस केस में इंटरेस्ट पे आउट क्या होता है? कुछ नहीं। कोई चाहे तो इन्वेस्टर मार्केट में इसको बेच के बीच में पैसा रियलाइज कर सकता है, उसका कैपिटल गेन हो गया। डन। अगला क्या है? सिक्योर्ड प्रीमियम नोट। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट क्या है? सिक्योर्ड प्रीमियम नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे बॉन्ड के साथ में ना एक डिटैचेबल वारंट रहता है, और जनरली रिडीम रहता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जनरली 4 से 7 साल के बीच में। जनरली कन्वर्टेबल नेचर का नहीं रहता, तो ये एक तरह का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है जहां पे एक वारंट अटैच किया हुआ है। तुम लोग बोलेगा ये वारंट का काम क्या? ये वारंट का काम क्या है? उस वारंट, वो जो इन्वेस्टर है ना, उसके पास एक तरह का राइट है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड खत्म होने के बाद अगर वो चाहे तो ये अप्लाई कर सकता है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराने के लिए, एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी। तो देखो सिक्योर्ड प्रीमियम नोट के अंदर में वैसे तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है, पर स्टिल एक वारंट अटैच करता है जो उसको एक एक्स्ट्रा राइट भी देता है। ठीक। आप लोग बोलेंगे क्या ये कोई इशू किया था, एकदम किया था टिस्को, टाटा का कंपनी टिस्को, वो इशू किया था अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एसपीएन, जहां पे बॉन्ड की तरह एक तरह का पैसा लिया और बाद में उनको ऑप्शन दिया आप चाहो तो बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। अगला क्या है? जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। बिल्कुल मत पढ़ना, नाम बता रहा है। जीरो इंटरेस्ट, कुछ नहीं मिलने वाला इंटरेस्ट। फुल्ली कन्वर्टेबल, बाद में आप पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर्स के अंदर में, एक प्री डिटरमाइंड रेट में। ठीक है। अगला है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। आप लोग नाम जानते हैं, नाम है फ्लोटिंग रेट, यानी यहां पे इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, फ्लोट करेगा। आप क्वेश्चन उठता है किसके बेसिस पे? लिबर या मिबर। बोले व्हाट इज दिस लिबर एंड मिबर? ये लंदन का इंटरबैंक रेट है, ये मुंबई का इंटरबैंक रेट है। यानी जब एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेता है तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, तो वो जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको बोलते हैं लिबर, अगर लंदन में है। अगर मुंबई में हो रहा है उसको बोलते हैं मिबर। तो जनरली जब फ्लोटिंग रेट होता है ना, वो लिबर और मिबर प्लस माइनस 1% हो जाता है। यानी लिबर या मिबर जो चलेगा उस दिन प्लस माइनस एक सर्टेन परसेंटेज। यानी अगर लिबर मिबर चेंज होगा, और मान लो ये परसेंटेज एग्जांपल दे रहे हैं, ये है मान लो 30 बेसिस पॉइंट यानी 0.3%, तो जिस दिन जितना लिबर है प्लस 0.3% या माइनस 0.3% एग्जांपल है, उतना इन्वेस्टर को मिलेगा। अब लिबर के चेंज होने के साथ साथ, लिबर के चेंज होने के साथ साथ ये इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा। इसी वजह से इसका नाम फिक्स्ड रेट नहीं है, क्या नाम है? फ्लोटिंग रेट, चेंज होता रहेगा। गजब का बात है। इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है,
फ्लोट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। ये चीज कब अच्छा रहेगा? जब जो इशूअर है, जो कंपनी है, वो अपने आप को हेज करेगा। कब? जिस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, चेंज होता है, वो अपने आप को हेज कर लेगा, बचा लेगा, ताकि उसको बाद में रिग्रेट नहीं हो यार हम तो फंस गए फिक्स रेट में। अगला है इन्फ्लेशन बॉन्ड। नाम खुद बता रहा है, नाम है इन्फ्लेशन बॉन्ड। इन्फ्लेशन बॉन्ड का मतलब क्या? जहां पे इंटरेस्ट रेट जो नॉर्मली होना चाहिए वो रहेगा, प्लस इन्फ्लेशन रेट जो चल रहा है वो रहेगा। यानी यहां पे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। इन्वेस्टर को यह दुख नहीं होगा यार हमको तो इंटरेस्ट रेट 10% देके फंस गए। अब मान लो अगर बाई चांस महंगाई बहुत ज्यादा हो रहा है, तब इस केस में चाहेगा यार मेरे को कुछ और भी ज्यादा पैसा मिलेगा, तो जितना इंटरेस्ट रेट है वो तो मिलेगा, प्लस जो उस पीरियड का इन्फ्लेशन रेट है वो भी उसको एक्स्ट्रा में मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बॉन्ड। यहां पे देखो इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करते हैं फॉर इन्फ्लेशन। तब मान लो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है 11%, इन्फ्लेशन है 5, तो इवेंचुअली उसको क्या मिलेगा? पूरा परसेंट। यानी जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है प्लस जो समय का इन्फ्लेशन रेट है। डन? तो देखो हम लोग कितना सारा बढ़िया बढ़िया। अब देखो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में जानना है। एग्जाम में अगर बाई चांस थ्योरी में क्वेश्चन आता है तो 2-2 मार्क का आएगा, 2 मार्क का। तो लंबा चौड़ा कहानी लिखना नहीं है, बस 2 लाइन लिखना है, जो सेंसिबल 2 लाइन है। नेक्स्ट बात, अब कुछ कुछ फेमस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इंटरनेशनल मार्केट में इशू किया जाता है, इसके अंदर वेल हम लोग को कुछ ज्यादा खास पढ़ने का है नहीं, बस 2-3 चीज ही पढ़ने का है जो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है? पहला टर्म क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी, आप लोग ये पढ़ेंगे। ईसीबी क्या है? जब कोई एक कंपनी को बाहर से, अपने देश के बाहर से कुछ लोन चाहिए, आइदर फिक्स्ड रेट या फ्लोटिंग रेट पे, किससे लेगा? इंडिया वाले से। मान लो इंडिया वाला को इंडिया के बाहर से बोरो करना है शॉर्ट टर्म लोन, सॉरी शॉर्ट टर्म नहीं बोलना चाहिए, बैंक लोन, जो है फिक्स्ड रेट या फ्लोटिंग रेट पे रहेगा। तब इस सिचुएशन में वो क्या इशू करेगा? ईसीबी। इसमें मेच्योरिटी जनरली कम से कम 3 साल का रहता है। क्वेश्चन उठता है हम लोग पैसा कहां से रेज करेंगे? इधर बाहर के बैंक से, या बाहर के कैपिटल मार्केट से, या बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या बाहर के क्रेडिट एजेंसी से, या बाहर के सप्लायर से, या बाहर के इक्विटी होल्डर से, किसी से भी हम लोग पैसा रेज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग देखेंगे। ये एक तरह का कमर्शियल लोन है जो आइदर फ्लोटिंग रेट या फिक्स्ड रेट पे हो सकता है। किससे लेंगे? नॉन रेसिडेंट। इंडिया वाला इंडिया से नहीं लेगा, बाहर वाले से लेगा। मेच्योरिटी क्या है? कम से कम 3 साल। कहां से लेंगे? ये सारा का सारा सोर्सेज हो गया, आइदर बैंक या कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इक्विटी होल्डर, ये सबसे। अब जब भी बाहर से कोई पैसा आता है तो भैया ऐसे नहीं जब मन चाहे बाहर जाके पैसा लेके आ गए, तो मुझे आइदर गवर्नमेंट या आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है। अब कोई केस में चाहिए होता है, कोई केस में नहीं चाहिए होता है। जिसमें अप्रूवल चाहिए होता है उसको बोलते हैं अप्रूवल रूट, जहां पे कोई अप्रूवल नहीं चाहिए उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। तो ईसीबी को के द्वारा पैसा लाने का 2 रास्ता है। ये 5वां बात जो आप लोग को याद रखना है, एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में नो नीड टू टेक आरबीआई गवर्नमेंट अप्रूवल, ऑटोमेटिक है। पर वही अगर बाई चांस अप्रूवल रूट आ गया, तो देखो यहां पे कहीं लिखा हुआ है, आई डोंट नो कहां लिखा हुआ है, हाँ, पर वही अगर बाई चांस अप्रूवल रूट आ गया तो इस तरह का अप्रूवल का जरूरत पड़ता है। अब यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कब ऑटोमेटिक कब अप्रूवल रूट के अंदर में रहेगा। आप लोगों को ये वाला पोर्शन याद करने का जरूरत नहीं है, पर 5 बात याद रखना। बाहर से पैसा लेना है, बैंक लोन, फिक्स्ड फ्लोटिंग कुछ भी चलेगा। नॉन रेसिडेंट से लेंगे, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 साल रहेगा। किससे लेंगे? इंटरनेशनल बैंक या कैपिटल मार्केट या इक्विटी होल्डर, ये लोग से। अगला 2 रूट है, आइदर ऑटोमेटिक या अप्रूवल। ऑटोमेटिक में किसी का कोई बात नहीं करना, ना गवर्नमेंट ना आरबीआई का अप्रूवल, पर अप्रूवल रूट में इनका परमिशन चाहिएगा। डन? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्या है? यूरो बॉन्ड। एनीवेज यूरो बॉन्ड हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले। याद करो, एक देश दूसरे देश में जाके बॉन्ड के द्वारा पैसा ले रहा है तीसरे करेंसी में इशू करके।
तो क्या लिखा हुआ है, करेंसी दूसरे देश का रहेगा इन विच दे आर इशूड, उसका नहीं रहेगा। नॉट डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच दे आर इशूड। एनीवेज ये पढ़ने का जरूरत है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड। अगर इस तरह के बॉन्ड के अंदर में एक कन्वर्जन का ऑप्शन आ जाए और साथ में 3 बात, एक कन्वर्जन का ऑप्शन आ जाए, अगला कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आ जाए, वो क्या बनेगा, यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड। कॉल ऑप्शन में याद करो क्या था, जब एक कंपनी के पास राइट है पहले रिडेम्पशन के पहले रिपे करने का। पुट ऑप्शन में क्या था, जहां पे इन्वेस्टर के पास राइट है मैच्योरिटी के पहले लौटाने का। डन, यहां तक हम लोग पढ़े। देखो वैसे तो हमारा इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है पोर्शन बुक में वो पूरा हो गया। एक्चुअली ये चैप्टर बनाने के समय अनफॉर्चुनेटली एक पर्टिकुलर टॉपिक मिस हो गया था। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर में आया नहीं, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, डेट सिक्योरिटाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसको आप लोग प्लीज, जो चार्ट बनाएगा दिखाएगा आप लोग को, आप लोग प्लीज अपने नोटबुक में नोट कर लेना, जहां पे आप लोग स्पेस रहे। आई थिंक पेज मेरे पे 127 जब चैप्टर एंड हो रहा है, आप लोग प्लीज ये ना डायग्राम यहां बना लेना ताकि ये मिस ना हो जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो डेट सिक्योरिटाइजेशन हमारा आखिरी टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्या है, जरा देखें। देख, बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम आराम से समझते हैं। देखो मान लो एक बैंक, एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई, हर एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या रहेगा, हम थोड़ा जूम कर देते हैं पहले। हर एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या रहेगा, जो आदमी लोन मांग रहा है उसको लोन देगा। पहले पैसा डिपॉजिट हुआ, बाद में लोन देगा, पैसा डिपॉजिट हुआ, लोन देगा। अब मान लो हुआ क्या, पहला दिन आया मिस्टर एक्स, लोन दे दिया। सेकेंड डे आया मिस्टर वाई, लोन दे दिया। थर्ड डे आया मिस्टर जेड, लोन दे दिया। फोर्थ डे आया मिस्टर ए, लोन दे दिया। फिफ्थ डे आया मिस्टर बी, लोन दे दिया। इस तरीके से लोन दिए जा रहा है। और मान लो ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म लोन है, और अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो भैया लोन देने के समय इंटरेस्ट पहले बताना पड़ता है। अब मान लो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बताया कितना है, मान लो इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है @7%, एग्जाम्पल है। लोन पे लोन दे रहा है, और देखो जैसे से लोन दे रहा है, ऑब्वियस सा बात है, जो बैंक है ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक एंट्री पास कर रहा है, क्या, जिस आदमी को लोन दिया वो उसका डेटर हो गया। तो जो बोरोवर है वो एक तरह का डेटर हो गया, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या दिया, उसको पैसा दिया, टू बैंक, नॉर्मल बात। अब ऑब्वियस सा बात है, जब फाइनली ईयर एंड पे जाके बैलेंस शीट बनाएगा अपना, जब बैलेंस शीट बनाएगा तो बैलेंस शीट के अंदर में जितने लोग को लोन दिया, जो एक तरह का उसका डेटर है, वो उसके एसेट साइड में आएगा। अब वो अपने लोन गिवन बोल के मिस्टर एक्स वाई जेड ए बी सबका नाम उसके एसेट साइड में आ गया। एकदम सिंपल स्टोरी चल रहा है, एकदम स्टोरी की तरफ सुनो। अब मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, मान लो 1 साल बाद या 2 साल बाद, जब ये देख रहा है यार मार्केट में इंटरेस्ट रेट अब 7% नहीं रहा, मार्केट में अब इंटरेस्ट रेट हो गया है 8%, या मान लो 9%। मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया 9%, तब पता है एसबीआई को ये लोन दिया हुआ बड़ा चुभेगा। उसको लगे यार ये क्या तरीका है, हम उसको लॉन्ग टर्म लोन लेके बैठ गए, अब वो मेरे को हर साल खाली 7% देता है, जबकि बाजार में इंटरेस्ट रेट 9% है। तो हम अगर चाहे तो मार्केट में 9% में इशू कर सकते थे, पर वो कहां से करें, हम तो उसको लोन दे दिए और कमिटमेंट में बंध गए 7% का। अब इस सिचुएशन में ये क्या करेगा, जितने लोग को लोन दिया है ना, उसका वो एनालिसिस करेगा। क्या एनालिसिस करेगा, मिस्टर एक्स वाई जेड ए बी, मिस्टर एक्स वाई जेड ए बी के अंदर में उसको जो लगेगा, यार मान लो ये 7 में दिया हुआ है, ये 7.5 में दिया हुआ है, ये 7.75 में दिया हुआ है, ये 8 में दिया हुआ है, ये 8.5 में दिया हुआ है, या ये मान लो 8.75 में दिया हुआ है। ठीक, अब जब इतना सारा लोग को लोन दिया हुआ है, तो देखो सारे बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब वो ये देखेगा कि इनमें कौन कौन ना
प्रॉफिटेबल है और कौन कौन अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा। अब ऐसा नहीं है 9 आया तो देखा सबका 9 से कम है, सब लॉस मेकिंग हो गया, ऐसा नहीं है। 9 के नजदीक आसपास, और अगर मान लो कि बहुत ही रेप्यूटेड कस्टमर है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसा है, उसको रखना चाहेगा। अब जो बाकी लोग हैं ना, वो क्या करेगा, बाकी लोग को अलग एक बार आइडेंटिफाई करके अलग करेगा कि यार कौन मुझे उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है और कौन अच्छा दे रहा है जिसको रखना चाहेगा। तब देखो यहां पे वो क्या करेगा, लोन को सेग्रीगेट करेगा। मान लो XYZ उसको लग रहा है ये मजेदार नहीं है, उसको एक अलग कैटेगरी बनाया। और मान लो उसको लग रहा है A और B चलो ठीक है उसको रखने लायक है, उसको एक अलग कैटेगरी बनाया। यानी पहला स्टेप में देखो क्या हुआ था, वो लोन दिया था, ओरिजिनेट किया था। अगले स्टेप में क्या कर रहा है, ये पूल बना रहा है कि जितने लोग को लोन दिया हुआ है उसमें कितने लोग ढंग के हैं, कितने लोग, मतलब ढंग के तो सब है, कितने लोग को ये अपने पास खुद कंटिन्यू करना चाहेगा और कितने लोग को खुद कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा। अब जितने लोग को खुद कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा उसको एक पूल बनाएगा और उसको क्या नाम दे देगा, सिक्योरिटाइज्ड असेट। देखो है तो ये सारा का सारा असेट ही। और जिनको नहीं रखना चाहेगा उनको एक पूल बनाएगा और क्या नाम दे देगा, सिक्योरिटाइज्ड असेट, क्योंकि इनको वो सिक्योरिटाइज कर देगा, डेट सिक्योरिटाइजेशन। और जिनको अपने पास रखना चाहेगा उसको क्या नाम देगा, रिटेन्ड असेट, इस असेट को रिटेन करेगा। अब XYZ को इस कैटेगरी में डाल दिया, A और B को इस कैटेगरी में डाल दिया। अब जैसे XYZ को अलग कैटेगरी बनाया, अब बनाने के बाद वो क्या करेगा, एक अलग इंस्टीट्यूट को खोजेगा जिसको पता है क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। सारा टेक्निकल वर्ड है जो आप लोगों को नाम याद रखना है। अब वो क्या करेगा, एक इंस्टीट्यूट को खोजेगा जिसका नाम क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसको बोलते हैं SPV। SBI जाएगा SPV के पास और बोलेगा भाई सुन, बोलेगा बोलो देख भाई हमने बहुत लोग को लोन दिया था, उसके अंदर में जो मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z जिनको लोन दिया गया था वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया है, 7%, 7.5% इंटरेस्ट रेट आता है। अब आगे हम इनको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो SPV बोले हम क्या करें, बोला आप एक काम कर, आप इन लोग को ले लो और जितना पैसा वो लोग मेरे को धीरे धीरे करके लौटा था आप एक बार में लौटा दो। SPV बोलेगा चलो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब SPV क्या करेगा, ऐसे सिक्योरिटाइज्ड असेट को SBI से परचेज कर लेगा और इसके अगेंस्ट में ये इमीडिएटली पैसा देगा, इमीडिएटली पे करेगा। और जैसे ये सिलसिला, जैसे ये काम हो रहा होगा, SBI तुरंत X, Y और Z को इन्फॉर्म करेगा, बोलेगा सुन भाई XY Z, आज तक तू मेरा था, अब तुम मेरा नहीं रहा, बोले मैं किसका हो गया, बोला अब तुम स्पेशल पर्पस व्हीकल का हो गया, SPV का हो गया, अब तुम SPV का हो गया। अब XYZ बोलेगा यानी अब मेरे को अब आगे जो फ्यूचर में लोन रिपे करना है किसको करना है, बोलेगा तुम SPV को करना। बोला चलो ठीक है। तो देखो SBI के लिए फायदा क्या हुआ, तुरंत उसको पैसा मिला, और जैसे इसको तुरंत पैसा मिला जो काफी लंबे समय तक ब्लॉक हुआ था, जैसे इसको तुरंत पैसा मिला अब ये मार्केट में लगाएगा वापस से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक, तुम बोले चलो ठीक है SBI का तो फायदा हो गया। अब आप लोग बोलेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल का क्या फायदा है और उसके पास रुपया आया कहां से। स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास रुपया कहां से आएगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से। आप लोग बोलेंगे इन्वेस्टर कौन होता है, ये इन्वेस्टर कौन होता है, म्यूचुअल फंड होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, पेंशन फंड होता है, जिसके अंदर में बहुत जबरदस्त रिटर्न नहीं आता पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न हमेशा आता है। और जरा सोचो ये जो XYZ लोग कितने खुश हैं। आज के दिन बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गया 9, 9.5%, पर इनको खाली 7, 7.5% ही देना है। और अगर 7, 7.5% देना है तो इनको कोई चाप ही नहीं है। कुछ नहीं भी करके जितना पैसा लोन के फॉर्म में मिला है वो मार्केट में लगा दे, वहीं पे वो लोग 9 कमाएगा और आगे 7, 7.5 देना है, तो इनके लिए तो बैठे बिठाए प्रॉफिट है। तब इस केस में ऐसे लोग कभी भी इस टाइप का लोन को ना पैसा लेके डूबता नहीं है। और ऑब्वियस बात है जब स्पेशल पर्पस व्हीकल जो असेट को खरीदेगा उनका क्रेडिट वर्दीनेस पहले चेक कर लेगा, हाँ यार वो सही है या नहीं है। मालूम पता चला कि उल्टा सीधा आदमी है
जिसका आज तक पास्ट में बड़ा गंदा रेपुटेशन था, तो उसको तो एसपीवी खुद भी नहीं खरीदेगा। तब इस केस में ऐसे लोग को, जिन लोगों को रिटर्न उतना ज्यादा नहीं चाहिए, वो लोग क्या करेगा, ऐसे स्पेशल पर्पस व्हीकल को पैसा दे देगा, और जो पैसा स्पेशल पर्पस व्हीकल को मिला वही पैसा तो वापस से वो एसबीआई को दे रहा है। अब अगला क्वेश्चन उठता है, इनको रिटर्न में क्या मिलेगा? उनको रिटर्न में क्या मिलेगा जो XYZ को एसपीवी खरीद लिया। अब XYZ जो हर साल इंटरेस्ट देगा ना, जो हर साल इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन वो डिविडेंड के फॉर्म में आगे पास ऑन करेगा। किसको? ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स को। तो जब इन्वेस्टर्स को से पैसा ले रहा है तो एक डॉक्यूमेंट देगा ना, उसका नाम इक्विटी प्रेफरेंस या डिवेंचर नहीं है, उसका नाम होता है पीटीसी। तुम लोगों ने, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? इस डॉक्यूमेंट का नाम है पास थ्रू सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या? जैसे जैसे XYZ अपना इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट करेगा, संग संग एसपीवी भी इन्वेस्टर्स को उसी के द्वारा तुरंत पास ऑन करता रहेगा आगे। ठीक, तो देखो यहां पे हर एक का बेनिफिट है। एसबीआई का बेनिफिट क्या है? जो लंबे समय तक 7% में बेचारा फंसा हुआ था, अब वो नहीं फंसा। कारण क्या? वो अलग से पूल बनाया, सिक्योरिटाइज एसेट को बेच दिया। एसपीवी तो यहां पे एक तरह का मीडिएटर है, जो क्या कर रहा है, जिनको उतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ही नहीं, उनके पास बहुत पैसा है, उनसे पैसा लिया और आगे एसबीआई को दे दिया। सिक्योरिटाइज एसेट का फायदा क्या? XYZ का फायदा क्या है? बाजार में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, पर उनको तो खाली 7, 7.5 देना है। और इन्वेस्टर्स का फायदा क्या? इनके लिए पैसा सेफ है। किस सेंस में सेफ है कि एसपीवी जिन लोगों को खरीदा, वहां से जो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट हर साल आएगा, एग्जैक्ट वही आगे आगे पास ऑन होता रहेगा। ठीक, अब एक और चीज है इसमें, जब बैंक लोन देता है वो 7% में दिया था, पर म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ये लोग जो होता है ना, सॉरी म्यूचुअल फंड नहीं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, वो लोग एक्सपेक्टेशन उतना भी नहीं रहता, उनका एक्सपेक्टेशन 5-6 रहता है। तो यहां पे अगर उनको 7% मिल रहा है, तो हल्का सा मार्जिनल रिस्क लेने की वजह से उनको थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, उनको चलेगा। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेट सिक्योरिटाइजेशन। आप लोग, रिक्वेस्ट है आप लोग का, ये पूरा डायग्राम आप लोग ड्रॉ करना। अब एक छोटा सा बात, पहला, जब बैंक वाला लोन दे रहा था, उस फंक्शन को बोलते हैं ओरिजिनेशन फंक्शन। सेकेंड, जब बैंक को लगे यार बाजार में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया, पर हम तो इंटरेस्ट रेट कम कमा रहे हैं, तो जब ये पूल बनाया था दो अलग अलग, जहां सिक्योरिटाइज को अलग किया, रिटेन को अलग किया, उसको बोलते हैं पूलिंग फंक्शन। और सिक्योरिटाइज असेट को जब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेल किया, उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन। जब जो सिक्योरिटाइज असेट को पूल बना के एसपीवी को बेचा और एसपीवी इन्वेस्टर से पैसा लेके आगे एसबीआई को दिया, उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटाइजेशन। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था डेट सिक्योरिटाइजेशन का। डन? तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर, जो ब्यूटीफुल चैप्टर लगता है मेरे को, इवन दो थ्योरी है, बट इसमें इतना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है जो एटलीस्ट आप लोग को पता होना चाहिए, सिंस आप लोग सीए में इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं। तो जैसे इंटरमीडिएट का एग्जाम देगा, आप लोग को बाहरी ज्ञान बहुत होना चाहिए, तो ये चैप्टर आप लोग को स्पेशली वो ज्ञान देने में हेल्प करेगा। डन? तो इसी के साथ हमारा क्लास होता है खत्म। बाय।